हाँ तो बेटा पहला प्रश्न हमारे सामने है, द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ द इनहेरिटेंस इज, यानी वंशागति का आणविक आधार है। पहला ऑप्शन है प्रोटीन, दूसरा पॉलीसेकेराइड या बहुशर्करा, तीसरा न्यूक्लिक एसिड और चौथा है लिपिड यानी वसा। तो बेटा इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें एक बात समझनी पड़ेगी, जैसा कि हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था, द मैकेनिज्म बाय विच द जेनेटिक ट्रेट्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग, यानी वह क्रियाविधि जिसके द्वारा माता पिता से बच्चों के अंदर जो जेनेटिक ट्रेट्स जो होते हैं, आनुवंशिक लक्षण जो होते हैं, स्थानांतरित होते हैं, उसे हम इनहेरिटेंस या वंशागति कहते थे। और इससे पहले चैप्टर में हमने ये तो समझ लिया था मेंडल के अनुसार कि जो वंशागति यानी इनहेरिटेंस का जो कारण है वे डिस्क्रीट यूनिट्स द्वारा होता है, विविक्त इकाइयों द्वारा होता है, जिन्हें फैक्टर यानी जीन या कारक कहते हैं। ठीक है, लेकिन मेंडल के समय में यह नहीं पता चल सका था कि आखिर ये जो कारक यानी जो फैक्टर जो होते हैं, इनका रासायनिक संगठन कैसा है, इनकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसी है। बाद में कई सालों तक स्टडी करने के बाद में ऐसा माना जाता है कि 1926 तक यह लगभग पता चल चुका था कि जो इनहेरिटेंस यानी वंशागति जो है, उसका जो आणविक आधार जो है ना, वह एक रसायन है, एक केमिकल है, और जिसको कहा जाता है न्यूक्लिक अम्ल यानी न्यूक्लिक एसिड। यानी इस प्रश्न के अनुसार हमारा जो उत्तर है वो है थर्ड, और उसका नाम है न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गया आंसर। अब बेटा न्यूक्लिक अम्ल एक प्रकार से जेनेटिक मटेरियल होते हैं, आनुवंशिक पदार्थ होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले फ्रेडरिक माइशर नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो पस सेल्स हैं यानी मवाद की जो कोशिकाएं हैं, उनके न्यूक्लियस के अंदर एक केमिकल यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी की, जो कि एसिडिक नेचर यानी अम्लीय प्रकृति का था। यानी एक एसिडिक नेचर के अम्लीय प्रकृति के रासायनिक पदार्थ की खोज की गई थी, और जिसको नाम दिया गया था फ्रेडरिक माइशर के द्वारा न्यूक्लिन। क्या नाम दिया गया था? न्यूक्लिन। लेकिन बाद में अल्टमान नाम के वैज्ञानिक ने इस रसायन को न्यूक्लिक एसिड यानी न्यूक्लिक अम्ल नाम दिया। असल में ये जो न्यूक्लिक अम्ल जो है, न्यूक्लिक एसिड, जो सबसे पहले फ्रेडरिक माइशर के द्वारा खोजा गया था 1869 में, ये बात ध्यान रखिएगा, 1869 में, यह वास्तव में डीएनए था। ध्यान रखिएगा, ये क्या था? डीएनए था। तो एक प्रकार से यहां एक प्रश्न और बन जाता है कि सबसे पहला खोजा गया, अगर आनुवंशिक पदार्थ कहें, जेनेटिक मटेरियल कहें या न्यूक्लिक अम्ल कहें, तो वो कौन है? तो बेटा डीएनए है। लेकिन जब हम आगे आरएनए वर्ल्ड की जब चर्चा करेंगे, आरएनए संसार की बात करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि उद्विकास प्रक्रम में सबसे पहले विकसित होने वाला, इवॉल्व होने वाला जो आनुवंशिक पदार्थ है या न्यूक्लिक अम्ल है, वो आरएनए है। लेकिन यहां अगर हम कहेंगे तो सबसे ज्यादा अधिकांश जीवों के अंदर आनुवंशिक पदार्थ के रूप में, जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम आने वाला रासायनिक पदार्थ जो है, यानी जो न्यूक्लिक अम्ल है, उस न्यूक्लिक अम्ल में भी कौन है बेटा? डीएनए है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पहला प्रश्न जो है समाप्त होता है। तो बेटा दूसरा प्रश्न हमारे सामने है, द मॉलिक्यूल दैट एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल इन द मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। पहला ऑप्शन है आरआरएनए, टीआरएनए, डीएनए और एमआरएनए। यानी इनमें से वह कौन सा अणु है जो कि अधिकांश जीवों के अंदर आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है? तो बेटा न्यूक्लिक अम्ल की या न्यूक्लिक एसिड की तो हमने चर्चा कर ली कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला अम्लीय प्रकृति का एक पदार्थ, जिसको सबसे पहले फ्रेडरिक माइशर ने डिस्कवर किया था। ठीक है, और पहला खोजा गया जो न्यूक्लिक अम्ल था वो तो डीएनए था। ठीक है, ये हमें पता है।
लेकिन बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, जब हम आनुवंशिक पदार्थ की बात करते हैं, जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में ये बात आनी चाहिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कि जेनेटिक मटेरियल उस बायोमोलिक्यूल को कहेंगे जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन सूचनाओं के स्टोरेज यानी भंडारण का कार्य करता है। पहले नंबर पर सूचनाओं के भंडारण का कार्य करता है। दूसरा स्थानांतरण यानी ट्रांसफर, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में उन जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ले जा सके, ठीक है। तीसरा, वह खुद को एक्सप्रेस कर सके, अभिव्यक्त हो सके, यानी वो किसी स्पेसिफिक प्रोटीन को बनाएगा और उस प्रोटीन से कोई एंजाइम बनेगा और एंजाइम से कोई फिनोटाइप या जो लक्षण प्ररूप है वो प्रकट होगा, तो एक्सप्रेस हो सके। और चौथी चीज कि वो स्वयं रेप्लिकेट हो सके, यानी खुद की वो कॉपी तैयार कर सके। तो इन बातों को अगर हम ध्यान में रखें तो इन मामलों में जो डीएनए है वो ही सबसे प्रमुख आनुवंशिक पदार्थ है, जो कि अधिकांश जीवों के अंदर आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। तो हमारा जो इस प्रश्न है इसका उत्तर जो है वो है डी, उत्तर है डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिकम। हाँ, कुछ मामले ऐसे हैं जैसे आरएनए वायरस होते हैं, आरएनए विषाणु होते हैं, उनके अंदर आप ये कह सकते हैं कि आरएनए भी एक आनुवंशिक पदार्थ का कार्य कर सकता है, ठीक है। लेकिन अधिकांश जीवों की अगर बात करते हैं तो उनमें डीएनए ही एक आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न हमारे सामने है, विच टाइप ऑफ द आरएनए प्ले स्ट्रक्चरल इन द कैटालिटिकल मॉलिक्यूल, यानी कौन सा आरएनए है जो कि संरचनात्मक व उत्प्रेरक अणु के रूप में कार्य करता है। हमारे सामने ऑप्शन है एचएन आरएनए, जिसको विषमांगी आरएनए कहते हैं, ध्यान रखिएगा, टी आरएनए, स्थानांतरण आरएनए, एम आरएनए, संदेशवाहक आरएनए और आर आरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए। चलिए ये तो हम समझते हैं कि जो आरएनए जो है वो मुख्यतः तो आनुवंशिक पदार्थ का काम नहीं करता है, पादप विषाणुओं को छोड़कर, ठीक है। बाकी सब में ये जो है पादप विषाणुओं को छोड़कर बाकी सभी में ये प्रोटीन संश्लेषण में हेल्प करता है। तो हमारे पास यहाँ पर 3 प्रकार के आरएनए होते हैं। इनको आप अनानुवांशिक आरएनए भी कह सकते हैं, नॉन जेनेटिक आरएनए भी कह सकते हैं। कौन कौन से? एक तो टी आरएनए, एम आरएनए और आर आरएनए, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब केंद्रक के अंदर डीएनए से एम आरएनए का जो निर्माण होता है, जिसे अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, उस प्रक्रिया के दौरान डीएनए के अंदर जो भी सूचनाएं हैं, खासतौर से डीएनए के एक स्ट्रैंड्स के अंदर उसकी जो सूचनाएं हैं उनका एमआरएनए में प्रतिलिपिकरण यानी उनकी कॉपी हो जाती है, द कॉपिंग ऑफ द वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इनटू द एमआरएनए या आरएनए कह सकते हैं। उस प्रक्रिया को हम अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो वो जो एमआरएनए बनता है न्यूक्लियस में, वो साइटोप्लाज्म में जाता है और साइटोप्लाज्म में राइबोसोम पर जाकर अटैच हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि एमआरएनए जो है, जिसको संदेशवाहक अणु कहा जाता है, वह डीएनए की सूचनाओं को केंद्रक से बाहर लेकर जाता है। दूसरा, अगर हम बात करें टीआरएनए, जिसे स्थानांतरण आरएनए या घुलनशील आरएनए भी कहते हैं, इसे अनुकूलक अणु भी कहा जाता है, एडेप्टर मॉलिक्यूल, क्या एडेप्टर मॉलिक्यूल भी कहा जाता है, अनुकूलक अणु भी कहा जाता है। उसकी वजह होती है कि जब एमआरएनए राइबोसोम पर पहुंच जाता है तो वहां पर एमआरएनए के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन, जो डीएनए की एक तरीके से इंफॉर्मेशन की कॉपी ही थी, उनको रीड करने का काम, उनको पढ़ने का काम टीआरएनए करता है। और साथ में उनको पढ़ कर जो कोशिका द्रव्य यानी जो साइटोप्लाज्म है उसमें जो अमीनो एसिड्स जो होते हैं उनको ये टीआरएनए पकड़ कर लाता है और राइबोसोम पर पहुंचा देता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर टीआरएनए का अगर कार्य अगर कहें तो 2 कार्य है। एक तो एमआरएनए के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन है उनको रीड करना, और दूसरा उन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, उन सूचनाओं के अकॉर्डिंग जो अमीनो एसिड्स हैं उनको साइटोप्लाज्म में से पकड़कर राइबोसोम पर लेकर जाना। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, ध्यान रखिए, वहां प्रोटीन बनाने का काम किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में टीआरएनए को एक एडेप्टर मॉलिक्यूल कहा जाता है, इसके अंदर दोहरा गुण पाया जाता है, ठीक है। और लास्ट अगर हम बात करें आर आरएनए, तो आर आरएनए जिसको राइबोसोमल आरएनए कहते हैं, ये पहला काम तो ये राइबोसोम की रचना करता है। आपने पढ़ा है सेल वाले चैप्टर में कि जो राइबोसोम जो होते हैं, जिनको प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, उसके 2 कंपोनेंट होते हैं, एक तो आर आरएनए और प्रोटीन। तो इसका मतलब आर आरएनए राइबोसोम की रचना करता है, तो संरचनात्मक अणु स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल हो गया।
साथ ही जब हमने कहा था कि टीआरएनए अमीनो एसिड्स को राइबोसोम पर लेकर जाता है तो उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण किया जाता है, वो भी आरआरएनए के द्वारा ही किया जाता है। यानी इस तरीके से आरआरएनए जो है एक उत्प्रेरक अणु के रूप में कार्य करता है। तो कुल मिलाकर हमारा जो आंसर है वो ये है कि कौन सा मॉलिक्यूल जो कि स्ट्रक्चर और कैटालाइटिकल मॉलिक्यूल के रूप में कार्य करेगा, तो हमारा आंसर जो है वो है फोर्थ, यानी क्या, आरआरएनए। तो बेटा अगला प्रश्न हमारे सामने है, मैच द फॉलोइंग, मिलान कीजिए। यहाँ पर एक कॉलम है जिसमें जीवों के नाम दिए गए हैं, ऑर्गेनिज्म के जो भी नाम दिए गए हैं, और दूसरा जो है उसके अंदर उनके डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजनी क्षारक जो होते हैं, नाइट्रोजन बेस पेयर के फॉर्म में होते हैं, और न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या दी गई है। चलिए इस प्रश्न को भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी। हमने कहा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके अंदर डीएनए एक प्रमुख आनुवंशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल होता है। और डीएनए है क्या? एक न्यूक्लिक एसिड है। देखिए न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं उनकी जो यूनिट्स होती हैं उनको न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। इसी वजह से कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ते हैं तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आप कह सकते हो कि न्यूक्लिक एसिड्स आर द पॉलीमर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स, या ये कह सकते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है। और जो न्यूक्लियोटाइड जो कि न्यूक्लिक एसिड की यूनिट है, जैसे हम कहते हैं हमारी जो कोई भी माला मोतियों से मिलकर बनी है, तो कोई भी जो न्यूक्लिक एसिड है वो छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना हुआ होगा, जिनको न्यूक्लियोटाइड कह सकते हैं। चाहे वो डीएनए हो चाहे आरएनए, उनकी यूनिट्स को न्यूक्लियोटाइड ही नाम दिया जाता है। तो उन न्यूक्लियोटाइड्स की जो संख्या जो होती है, उन न्यूक्लियोटाइड की संख्या किसी भी पर्टिकुलर स्पीशीज, जाति पर निर्भर जरूर करती है। किसी एक विशेष जाति के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या डीएनए में जो होती है वो निश्चित होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा, जिसके द्वारा ही उस ऑर्गेनिज्म की एक तरीके से पहचान होती है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ भी है। ठीक है। तो उसी को अगर हम ध्यान में दें तो यहाँ पर हमारे पास में 4 ऑप्शन है। एक है 5x174। 5x174 एक जीवाणुभोजी बैक्टीरियोफेज वायरस होता है, जिसके अंदर ध्यान रखिएगा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, एकल सूत्रीय डीएनए पाया जाता है। तो इसका मतलब है इसमें बेस पेयर के रूप में न्यूक्लियोटाइड्स कभी नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका जो ए जो है यानी 5x174 जो कि बैक्टीरियोफेज है, उसमें 5386 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं डीएनए के अंदर। ठीक है। यहाँ पर बेस पेयर नहीं लिखा है, युग्म में, जोड़े में नहीं लिखा हुआ है। दूसरा लैम्डा फेज, वो भी एक जीवाणुभोजी, और अधिकांश जीवाणुभोजी जो होते हैं उनके अंदर तो द्विसूत्रीय डीएनए होता है। मैं फिर कह रहा हूँ, अधिकांश जीवाणुभोजी में द्विसूत्रीय डीएनए होता है, लेकिन 5x174 में एक सूत्रीय सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। तो लैम्डा फेज जो कि एक प्रकार का बैक्टीरियोफेज ही है, उसके अंदर तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, और उसके अंदर जो टोटल अगर नाइट्रोजन बेस की बात करें तो वो होते हैं 48,502 बेस पेयर पाए जाते हैं। ठीक है, 2 गए। तीसरा ई कोलाई जो कि एक बैक्टीरिया है, उसके अंदर अगर हम बात करें डबल स्टैंडर्ड डीएनए ही पाया जाता है, और इसके अंदर डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइडों की संख्या जो होती है 4.6 × 10⁶ बेस पेयर्स। ठीक है। और अगर हम कहें मानव की कायी कोशिकाओं में अगर कहें तो वहां पर प्रत्येक कायी कोशिका जो कि द्विगुणित है, 2n है, n नहीं 2n है, द्विगुणित 2n है, उनमें 6.6 × 10⁹ बेस पेयर पाए जाते हैं। तो अगर आप इसका मिलान करेंगे तो ए जो है इसका ए का होगा सेकंड, ए का है हमारे पास में सेकंड, बी जो है उसका अगर हम कहेंगे फर्स्ट, बी का फर्स्ट, सी का अगर हम बात करें तो वो हमारे पास में फोर्थ, और डी का अगर हम बात करेंगे थर्ड। तो यानी यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो है सेकंड। तो बेटा इससे पहले कि हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ें, हमें न्यूक्लिक एसिड के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देना है। जैसा कि हम जानते हैं कि न्यूक्लिक एसिड क्या है, द पॉलीमर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड, यानी न्यूक्लियोटाइडों से मिलकर बने पॉलीमर हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन या पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के रूप में जाने जाते हैं। और न्यूक्लिक एसिड हमारे पास में डीएनए भी हो सकता है, तो आरएनए भी हो सकता है। जैसा कि इस चित्र में हमारे पास में एनसीईआरटी के एक चित्र में
एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को दिखाया गया है। ठीक है, अब प्रत्येक जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, चाहे वो डीएनए है या आरएनए है, उसकी हर एक जो यूनिट होती है, हर एक इकाई जो है, उसको तो हम जानते हैं कि उसको हम क्या कहते हैं बेटा, हम उसे कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो जैसा अगर हम कहें तो यहाँ पर ये हमारे पास में एक ये न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड। ऐसे अगर मैं कह रहा हूं आगे तो एक और न्यूक्लियोटाइड हो सकता है ये। ठीक है, इस तरीके से न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ रहे हैं। तो यहाँ नीचे हमारे पास में एक न्यूक्लियोटाइड का चित्र दिया गया है। देखिए, प्रत्येक जो न्यूक्लियोटाइड है उसके 3 भाग होते हैं। पहले नंबर पर अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ये बीच में एक 5 कार्बन वाली शुगर, पेंटोज शुगर है। डीएनए में इसको डीऑक्सीराइबोज कहते हैं और आरएनए में इसको राइबोज शुगर कहते हैं। दूसरा जो भाग है वो है यहाँ पर जो सी के रूप में इंडिकेट किया गया, साइटोसिन जिसको कहते हैं, जो कि नाइट्रोजन बेस है, नाइट्रोजन क्षारक है। और तीसरा यहाँ पर पी यानी फास्फोरस दिखाया गया, फास्फेट ग्रुप दिखाया गया। तो कुल मिलाकर एक जो न्यूक्लियोटाइड है उसके 3 भाग होते हैं। पहला 5 कार्बन वाली शर्करा पेंटोज शुगर, दूसरा नाइट्रोजन बेस और तीसरा है फॉस्फेट। ये तीनों मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहलाते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड बनता कैसे, पहले इस पर चर्चा करें, उसके बाद में हम आगे जाकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बारे में बात करें कैसे बनती है। तो प्रत्येक जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें सबसे पहले जो 5 कार्बन वाली जो पेंटोज शुगर जो होती है, उसके जो 1 प्राइम कार्बन, जो कि बायोमोलिक्यूल में आपने पढ़ा होगा, उस पर एक नाइट्रोजन बेस, चाहे एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, जिसमें आप जानते हैं प्यूरिन भी होते हैं, पायरिमिडिन भी होते हैं, वो आकर जुड़ते हैं। किसके द्वारा, एक बंध द्वारा जुड़ते हैं। यानी पेंटोज शर्करा जो होती है उसके 1 प्राइम कार्बन पर नाइट्रोजन बेस आकर जुड़ता है, एक बंध बनाता है, एक बॉन्ड बनाता है जिसको कहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और बन जाता है न्यूक्लियोसाइड। क्या नाम बोला हमने, न्यूक्लियोसाइड। और जब एक न्यूक्लियोसाइड जो है उसके अंदर जो 5 प्राइम कार्बन जो होता है, यहाँ देखिए 5 प्राइम कार्बन है, वहां पर एक OH समूह तो हो गई, वहां पर आकर जब कोई फॉस्फेट आकर जुड़ जाता है और एक बंध बनता है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, और ऐसे में बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। यानी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं, शुगर शर्करा के साथ जब नाइट्रोजन क्षारक जुड़ता है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा 1 प्राइम कार्बन पर, तो ऐसे में न्यूक्लियोसाइड बनता है वहां पर। ठीक है, यहाँ पर 1 प्राइम OH यूज में ले लिया जाता है। और दूसरा अगर कहें इसके 5 प्राइम कार्बन पर जो OH जो होता है, वहां पर आकर अगर फास्फोरस आकर जुड़ जाता है कार्बन पर, है ना, वहां पर एक जल का एक अणु निकल जाता है। जब भी कहीं भी एस्टर बंध बनता है तो वहां जल का अणु विमुक्त होता है, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, तो ऐसे में बन जाता है क्या, एक न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड ये रहा, अगर हम कहें दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा। कुल मिलाकर इस चित्र में 4 न्यूक्लियोटाइड देखे। अब हम कहें यहाँ पर 2 न्यूक्लियोटाइड अगर हम ले रहे हैं, 2 निकटवर्ती न्यूक्लियोटाइड अगर लें, तो पहला वाला जो न्यूक्लियोटाइड है उसके जो 3 प्राइम कार्बन पर जो OH जो होता है, और जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड है उसके जो 5 प्राइम कार्बन पर जो फॉस्फेट ग्रुप लगा होता है। ठीक है, 3 प्राइम कार्बन का जो OH है और फॉस्फेट ग्रुप जो होगा, है ना, उस पर भी तो हाइड्रोजन होंगे। तो ऐसे में जो फॉस्फेट ग्रुप जो होगा, उन दोनों के बीच में जल का अणु एक निष्कासित हो जाता है, वाटर का एक मॉलिक्यूल निकल जाता है, ये कह सकते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू, और एक बॉन्ड बन जाता है जिसको कहते हैं 3 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। या डाइएस्टर बॉन्ड है इसको कहा जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2 एस्टर बंद है, ध्यान रखिएगा, एक पहले यहाँ बन ही चुका था और एक यहाँ पर बना हुआ है। तो कुल मिलाकर 2 न्यूक्लियोटाइड जुड़े हैं, 3 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ गए, और इससे ध्यान रखिएगा एक प्रकार से 2 न्यूक्लियोटाइडों से मिलकर बना एक पॉलीमर बन गया है। ठीक है, डाइन्यूक्लियोटाइड बन गया। ऐसे फिर अगला न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा, ऐसे अगला तीसरा न्यूक्लियोटाइड, चौथा, पांचवा, ऐसे जुड़ते चले जाएंगे और कुल मिलाकर बन जाती है बेटा पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। ठीक है, तो चलिए इसके साथ हम फिर अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो बेटा अगला प्रश्न जो है वो हमारे सामने है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्डिंग टू द न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक अम्ल के संदर्भ में असत्य कथन का चुनाव कीजिए। पहला है, अ नाइट्रोजन बेस इज लिंक्ड टू द OH ऑफ द 2 प्राइम कार्बन ऑफ द पेंटोज शुगर बाय द N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज टू फॉर्म द न्यूक्लियोसाइड। पेंटोज शर्करा के 2 प्राइम कार्बन के साथ
एक नाइट्रोजन क्षारक एन ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़कर न्यूक्लियोसाइड बनाता है। दूसरा ऑप्शन है when a phosphate group is attached to the 5' OH of the nucleoside through the phosphoester linkage to form a nucleotide। जब न्यूक्लियोसाइड के 5' OH पर एक फॉस्फेट समूह फॉस्फोएस्टर बंध से जुड़ता है तो न्यूक्लियोटाइड बनाता है। तीसरा है टू न्यूक्लियोटाइड आर द लिंक थ्रू द 3' 5' फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज टू फॉर्म अ डाइन्यूक्लियोटाइड। जो न्यूक्लियोटाइड आपस में 3' 5' फॉस्फोडाइस्टर बंध से जुड़कर डाइन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। A polymer thus formed has one end of the phosphate moiety at the 5' end of the sugar, at the other end of polymer 3' OH is found। जब एक बहुलक का निर्माण हो जाता है तब शर्करा के 5' सिरे पर स्वतंत्र फॉस्फेट समूह मिलता है, जबकि दूसरे सिरे पर जो शर्करा है उसके 3' सिरे पर एक स्वतंत्र OH समूह पाया जाता है। अब अगर इन ऑप्शंस को हम देखें तो जो पहला ऑप्शन अगर आप देखेंगे यहाँ कि जो पेंटोज शुगर के 2' कार्बन लिखा है यहाँ पर, तो बेटा ये 2' कार्बन नहीं 1' कार्बन होता है। हमने अभी थोड़ी देर पहले भी चर्चा की थी कि 1' कार्बन जो होता है पेंटोज शर्करा का, उसके ऊपर अगर कोई भी नाइट्रोजनी बेस अगर है वो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाएगी तो ही न्यूक्लियोसाइड बनेगा। तो यहाँ पर ये जो पहला ऑप्शन है ये बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, पहला बिल्कुल गलत है, तो असत्य तो ये है ही। लेकिन बाकी सभी को अगर देखें तो बिल्कुल सही लग रहे हैं। तो जैसा हमने कहा कि कोई भी जो न्यूक्लियोसाइड जो होता है उसके 5' OH, ठीक है, 5' OH के साथ में जब फॉस्फेट आकर जुड़ता है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड से जुड़ता है, जिसमें मैंने कहा था वाटर का एक मॉलिक्यूल रिलीज होता है, तो न्यूक्लियोटाइड बनता है। बिल्कुल सही है। दूसरा अगर कहें कि दो न्यूक्लियोटाइड आपस में 3' 5' फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ते हैं, जिसमें पहले वाले जो है उसके तो 3' एंड का OH और जो 5' पर जो फॉस्फेट दूसरे वाले का जो 5' पर जो फॉस्फेट है वो H प्रोड्यूस करेगा और वाटर रिलीज हो जाएगा। और जब एक पॉलीमर बन जाता है तो ऐसे में उस पॉलीमर के यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के एक सिरे पर तो जो 5' एंड है वहां पर फॉस्फेट ग्रुप फ्री होता है, बिल्कुल सही है, और दूसरा जो सिरा होता है उस पर जो 3' एंड होता है वहां पर OH ग्रुप भी फ्री होता है। तो ये पहला ऑप्शन जो था वो गलत था, बाकी सभी सही हैं। तो बेटा अगला प्रश्न जो है वो हमारे सामने है, RNA is more reactive or unstable to the DNA due to the presence of। किसकी उपस्थिति के कारण RNA DNA की तुलना में अधिक क्रियाशील या फिर अस्थिर है। देखिए जो अधिक क्रियाशील होगा वो अस्थिर होगा, यानी जो ज़्यादा मोर रिएक्टिव होगा वो अनस्टेबल होगा, लेकिन जो लेस रिएक्टिव होगा वो मोर स्टेबल होगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ऑप्शन है हमारे सामने OH ग्रुप ऑन द सेकंड पोजीशन ऑफ द राइबोज शुगर, यानी राइबोज शर्करा के सेकंड कार्बन पर या 2' कार्बन पर OH का पाया जाना। दूसरा OH ग्रुप ऑन द थर्ड पोजीशन ऑफ द डीऑक्सीराइबोज शुगर, यानी डीऑक्सीराइबोज शर्करा के थर्ड स्थान पर OH का पाया जाना। फॉस्फेट ग्रुप ऑन द फिफ्थ पोजीशन ऑफ द राइबोज शुगर, राइबोज शर्करा के फिफ्थ स्थान पर या फिफ्थ कार्बन पर फॉस्फेट समूह का पाया जाना। और चौथा है OH ग्रुप ऑन द फर्स्ट पोजीशन ऑफ द राइबोज शुगर, यानी राइबोज शर्करा जो है उसके फर्स्ट पोजीशन पर फर्स्ट प्राइम कार्बन पर कह सकते हैं OH ग्रुप का पाया जाना। तो बेटा इसका आंसर आपको बहुत इजी सा है कि बेटा जो DNA और RNA दोनों में 5 कार्बन वाली शुगर होती है, हमें पता है। DNA की जो शुगर होती है उसका नाम है डीऑक्सीराइबोज शुगर और RNA जो है उसकी है राइबोज शुगर। तो ये बहुत खास लाइन है, इस बात को ध्यान रखना है कि जो RNA में जो राइबोज शुगर जो होती है, जो कि 5 कार्बन वाली शुगर है, पेंटोज शुगर है, उसकी जो 2' कार्बन है वहां पर OH ग्रुप पाया जाता है, OH समूह पाया जाता है, स्वतंत्र OH ग्रुप पाया जाता है। जबकि DNA के अंदर जो डीऑक्सीराइबोज शुगर है वहां पर ये OH ग्रुप नहीं पाया जाता है। तो ऐसे में RNA में पेंटोज शुगर यानी जो राइबोज शुगर है उस राइबोज शुगर के 2' कार्बन पर OH समूह का पाया जाना ही RNA को अधिक क्रियाशील और
ये कह सकते हैं अस्थिर यानी अनस्टेबल बनाता है। हम जब न्यूक्लिक एसिड के गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो और भी चर्चा करेंगे डीएनए और आरएनए में अंतर की। बच्चों, अब अगले प्रश्न को पढ़ने से पहले हमें डीएनए और आरएनए के अंदर जो न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड है उनमें कुछ तुलना समझनी है। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी न्यूक्लिक एसिड चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, इनमें नाइट्रोजन क्षारकों की अगर बात करें, नाइट्रोजन बेस की बात करें तो डीएनए में प्यूरिन क्षारक के रूप में, प्यूरिन बेस के रूप में एडेनिन एंड ग्वानिन होते हैं, जबकि पायरिमिडिन के रूप में थाइमिन और साइटोसिन होते हैं। यहीं अगर आरएनए की बात करें तो उसमें जो प्यूरिन नाइट्रोजन बेस एडेनिन और ग्वानिन वो तो सेम ही होते हैं, लेकिन पायरिमिडिन नाइट्रोजन बेस में अगर आप देखेंगे उसमें अंतर मिलता है। उसमें आरएनए में थाइमिन की जगह अगर आप लोग देखेंगे तो यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, अब जैसा हम जानते हैं कि कोई भी जो नाइट्रोजन बेस जब पेंटोज शुगर के साथ में जुड़ती है तो न्यूक्लियोसाइड बनता है। तो अगर मान लीजिए हमने कहा डीएनए के अंदर एडेनिन अगर नाइट्रोजन क्षारक है और उसने अगर मान लो डीऑक्सीराइबोज शर्करा के साथ में एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना लिया और न्यूक्लियोसाइड बना तो उसका नाम होगा डीऑक्सी एडिनोसिन। इसी तरीके से डीऑक्सी ग्वानोसिन, डीऑक्सीसाइटिडिन, डीऑक्सीथाइमिडिन भी बनेंगे। ठीक है, अब कोई भी जो न्यूक्लियोसाइड जब बन जाता है तो उसमें जब फॉस्फेट ग्रुप आकर जुड़ जाता है 5 प्राइम कार्बन पर, आपको याद हो तो ऐसे में वहां पर बन जाता है आपके सामने न्यूक्लियोटाइड, और ये न्यूक्लियोटाइड होंगे डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड, डीऑक्सी ग्वानिलिक एसिड, डीऑक्सी साइटिडाइलिक एसिड और डीऑक्सीथाइमिडाइलिक एसिड, जिनको हम शॉर्ट में डीएमपी, डीजीएमपी, डीसीएमपी और डीटीएमपी कह सकते हैं। ट्राइफॉस्फेट के रूप में ना होकर ये मोनोफॉस्फेट के रूप में हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये हो गए। तो इस तरीके से यही चीज अगर हम आरएनए में देखें तो आरएनए में भी यही होगा कि जब भी कोई नाइट्रोजन बेस होगा, जब भी कोई नाइट्रोजन बेस राइबोज शुगर के साथ जुड़ेगा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा, तो एडेनिन से एडिनोसिन, ग्वानिन से ग्वानोसिन, साइटोसिन से साइटिडिन और यूरेसिल से यूरिडिन बनेगा। और जब इनमें फॉस्फेट ग्रुप आकर जुड़ जाएंगे तो इनसे लगातार अगर देखें एक रेस्पेक्टिवली अगर बात करें तो एडिनोसिन अगर न्यूक्लियोसाइड है तो इससे एडिनाइलिक एसिड बनेगा, ग्वानोसिन से ग्वानिलिक एसिड बनेगा, साइटिडिन से साइटिडाइलिक एसिड बनेगा और यूरिडिन से यूरिडाइलिक एसिड बनेगा। ये न्यूक्लियोटाइड्स हो गए जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में अगर एएमपी, जीएमपी, सीएमपी और यूएमपी कह सकते हैं। ठीक है, ये था कि डीएनए और आरएनए के अंदर जो न्यूक्लियोसाइड कौन होंगे और न्यूक्लियोटाइड्स कौन से होंगे, और इसी को ध्यान में रखकर हम आगे अपने अगले प्रश्न पर बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द आरएनए। निम्न में से कौन आरएनए से संबंधित नहीं है? एडिनाइलिक एसिड, राइबोज शुगर, थाइमिडाइलिक एसिड एंड यूरिडाइलिक एसिड। तो ऐसे सामने दिख रहा है हमें यहाँ पर एडिनाइलिक एसिड जो है वो आरएनए का न्यूक्लियोटाइड है, राइबोज शुगर, राइबोज जो आरएनए है उसकी 5 कार्बन वाली शुगर है, ये थाइमिडाइलिक एसिड जो है वो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का नाम है डीऑक्सीथाइमिडाइलिक एसिड। ठीक है, और यूरिडाइलिक एसिड जो है वो भी आरएनए के न्यूक्लियोटाइड का ही है, जिसको हमने अभी पढ़ा भी था। तो यहाँ पर सीधा सा आंसर है, वो हमारा आंसर है थर्ड, यानी कह सकते हैं हम यहाँ पर थाइमिडाइलिक एसिड, जिसको हम डीऑक्सीथाइमिडाइलिक एसिड कह सकते हैं डीएनए के संदर्भ में, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, डीएनए एज एन एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय। किसने सर्वप्रथम केंद्रक में डीएनए की एक अम्लीय पदार्थ के रूप में पहचान की थी? पहला ऑप्शन है जेम्स वॉटसन व फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में, फेडरिक माइस्चर ने 1869 में, फेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 में और हर्शी एंड चेज ने 1953 में। तो बेटा यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो जैसा कि हमने जब न्यूक्लिक एसिड के इंट्रोडक्शन की बात की थी तो मैंने कहा था डीएनए पहला जो है खोजा गया न्यूक्लिक एसिड है, जिसको सबसे पहले फेडरिक माइस्चर नाम के साइंटिस्ट ने
1869 के अंदर जो मवाद है यानी पस सेल्स जो है उनके सेल्स के अंदर न्यूक्लियस के अंदर डिस्कवर किया था और उसे न्यूक्लिन नाम दिया था। और एक तरीके से उन्होंने केंद्रक में एक एसिडिक नेचर के अम्लीय प्रकृति के ही ऑर्गेनिक सब्सटेंस के रूप में न्यूक्लिक एसिड को देखा और वो सबसे पहला न्यूक्लिक एसिड जो देखा गया था, खोजा गया था, वो डीएनए ही था, जिसे उन्होंने सबसे पहले न्यूक्लिन नाम दिया था। बाद में अल्टमान नाम के साइंटिस्ट ने उन्हें न्यूक्लिक एसिड नाम दिया था। तो इस तरीके से इस प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो है इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है फ्रेडरिक माइशर ने 1869 के अंदर, फ्रेडरिक माइशर ने 1869 के अंदर जो है डीएनए को एक अम्लीय पदार्थ के रूप में, एसिडिक सब्सटेंस के रूप में न्यूक्लियस के अंदर खोजा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन द न्यूक्लियोसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन द शुगर एंड द नाइट्रोजन। बड़ा इजी सवाल है। हमने न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर में, न्यूक्लियोटाइड की संरचना में भी देख लिया था कि न्यूक्लियोसाइड में शर्करा और नाइट्रोजन क्षार के मध्य का बंध है। जैसा हम जानते हैं कि जो पेंटोज शुगर होती है जब नाइट्रोजन बेस के साथ जुड़ती है तो ऐसे में पेंटोज शुगर के जो 1' कार्बन जो होता है उस पर एक बंध बनता है जिसको कहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो यहाँ पर हमें साफ यहाँ पर आंसर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो पेंटोज शर्करा जो होती है उसके और नाइट्रोजन क्षारक जो होते हैं उन दोनों के बीच में जो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ द डीएनए प्रपोज्ड बाय द वाटसन एंड क्रिक वाज बेस्ड ऑन। वाटसन और क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए का द्विरज्जुकी मॉडल आधारित था। तो बेटा यहाँ पर एक बात हमें पहले समझनी पड़ेगी कि 1953 के अंदर दो वैज्ञानिक वाटसन तथा क्रिक ने डीएनए की जो स्ट्रक्चर जो होती है उसके संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया था जिसको डबल हेलिक्स मॉडल कहते हैं, द्विरज्जुकीय मॉडल। और यह जो मॉडल जो था द्विरज्जुकीय मॉडल, इसके दो बेस हैं, इस बात को ध्यान रखना। उन्होंने किस आधार पर यह मॉडल तैयार किया था, डबल हेलिक्स मॉडल, द्विरज्जुकीय मॉडल। एक तो विल्किंस तथा फ्रैंकलिन नाम के वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत एक्स किरण विवर्तन विधि के आधार पर जो उनको डेटा मिले थे उसको उन्होंने आधार बनाया था। ठीक है, और दूसरा चारगाफ नाम के वैज्ञानिक जो थे उन्होंने एक नियम दिया था, चारगाफ का नियम, चारगाफ का तुल्यता नियम, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। उन दोनों पर आधारित ही यह मॉडल है। तो वाटसन और क्रिक ने सबसे प्रमुख मॉडल दिया डीएनए की संरचना का, जिसको द्विरज्जुकीय मॉडल कहते हैं। और यह आधारित किस पर था, तो यहाँ पर अगर कहें माइस्चर के एक्स किरण विवर्तन डेटा पर, नहीं। दूसरा विल्किंस और फ्रैंकलिन के एक्स किरण डेटा पर, बिल्कुल हाँ, ये बिल्कुल सही जवाब होगा। चारगाफ के एक्स किरण नहीं, चारगाफ ने तो चारगाफ नियम दिया था जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। और वाटसन और क्रिक के एक्स किरण विवर्तन डेटा पर। तो यहाँ पर आंसर जो है वो है विल्किंस तथा फ्रैंकलिन द्वारा प्रस्तुत एक्स रे जो डिफ्रैक्शन मेथड है, एक्स किरण विवर्तन विधि है, उसके आधार पर जो डेटा मिला। और दूसरा साथ में अगर यहाँ ऑप्शन हो चारगाफ के रूल्स, जिसमें उन्होंने जो नाइट्रोजन बेस है उनके बीच का जो रेशियो है उसको आधार माना था डीएनए की संरचना से संबंधित। तो ये हमारा आंसर है थर्ड, विल्किंस और फ्रैंकलिन के एक्स किरण विवर्तन विधि के आधार पर। बेटा अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले हमें जो वाटसन एंड क्रिक ने जो कि 1953 के अंदर जो डबल हेलिक्स मॉडल दिया था उसके बारे में विचार करते हैं। देखिए वाटसन और क्रिक नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने डीएनए की स्ट्रक्चर को समझाने के लिए एक मॉडल दिया था जिसको डबल हेलिक्स मॉडल कहते हैं। और उन्होंने डीएनए की जो तुलना की थी वो एक सर्पिलाकार सीढ़ी से की थी। इस बात को आपको ध्यान देना है। और ये जो मॉडल है जो कि वाटसन और क्रिक ने 1953 में दिया था, उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, महत्वपूर्ण पहलू है, उन पर विचार हम करते हैं। और यह जो डीएनए की संरचना जो उन्होंने दी है, स्ट्रक्चर जो दी है, वो डीएनए के खास प्रकार के लिए दी गई जिसको बी डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं? बी डीएनए, जो कि एक दक्षिणावर्त डीएनए होता है, यानी राइट हैंडेड डीएनए होता है। चलिए इनके महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करते हैं। वाटसन और क्रिक के
इस मॉडल से पहला बिंदु अगर मैं कहूँगा तो डीएनए का जो प्रत्येक जो मॉलिक्यूल जो होता है ना, उसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पाई जाती है, यानी डीएनए का हर मॉलिक्यूल 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना हुआ होता है। ये जो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, यहाँ देखिए इस चित्र के अंदर एक सीढ़ी जैसी तुलना की गई और यहाँ वास्तव में जो संरचना होती है उसको दिखाया गया। तो डीएनए के अंदर जो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो होती है, दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं, यानी समांतर है, लेकिन बेटा इनकी दिशाएं विपरीत होती हैं। एक की दिशा अगर कहेंगे तो वो होती है 3 प्राइम से 5 प्राइम। 5 प्राइम का मतलब है फॉस्फेट ग्रुप मुक्त होना और 3 प्राइम का मतलब OH ग्रुप मुक्त होना। तो ऐसे दूसरे को अगर कहेंगे तो उसमें 5 प्राइम एंड दूसरी तरफ है, फॉस्फेट ग्रुप मुक्त अलग तरफ है, और जो 3 प्राइम OH ग्रुप अलग जो मुक्त है वो अलग तरफ है, फ्री वाला। तो कुल मिलाकर दोनों जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड सूत्र है वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं? एंटी पैरेलल, यानी प्रति समानांतर होते हैं। ये दूसरा बिंदु हो गया। तीसरा, प्रत्येक जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, इस चित्र में अगर देखें तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में जो बैकबोन है, बैकबोन समझ रहे हैं, रीढ़ जैसे एक सीढ़ी के डंडे होते हैं ना, उन पर अगर विचार करें तो बैकबोन किससे बन रही है? शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट। तो बैकबोन यानी रीढ़ का निर्माण कौन कर रहा है? शर्करा एंड फॉस्फेट करते हैं, शुगर एंड फॉस्फेट करते हैं। जबकि नाइट्रोजन बेस है, जैसे यहाँ थायमिन, साइटोसिन, एडेनिन, चाहे इधर देखें एडेनिन, ग्वानिन, ये इनवार्ड प्रोजेक्टेड होते हैं, अंदर की तरफ उन्मुख में रहते हैं, इन अंदर की ओर उन्मुख रहते हैं। यानी प्रत्येक जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है उसमें बैकबोन यानी रीढ़ का निर्माण तो शर्करा और फॉस्फेट करते हैं, लेकिन नाइट्रोजन बेस जो होते हैं इनवार्ड प्रोजेक्टेड रहते हैं। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का जो नाइट्रोजन क्षार है, नाइट्रोजन बेस है, दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के जो नाइट्रोजन बेस है उसके साथ पेयरिंग करता है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर, तभी हम इसको बेस पेयर बोलते हैं। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं वो हमेशा एक प्यूरिन और दूसरी पायरिमिडिन की तरफ बनता है। मतलब एक तरफ अगर प्यूरिन नाइट्रोजन बेस है तो दूसरी तरफ पायरिमिडिन होगा। ऐसा नहीं है कि इधर भी प्यूरिन, इधर भी प्यूरिन, इधर भी पायरिमिडिन, इधर भी, ऐसा नहीं है। अगर इधर प्यूरिन है तो इधर पायरिमिडिन है। एनसीईआरटी कह रही है कि ऐसे होने से फायदा क्या है कि एक प्यूरिन का दूसरी तरफ पायरिमिडिन से जो पेयरिंग होने से फायदा क्या है कि जो डीएनए के दोनों जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है इनके बीच की डिस्टेंस जो होती है वो इक्वल बनी रहती है। ठीक है। एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जबकि ग्वानिन जो होता है साइटोसिन के साथ में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। याद रखिएगा, एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और ग्वानिन जो है साइटोसिन के साथ हमेशा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। एक खास बात, डीएनए के जो बी डीएनए की स्ट्रक्चर है ना, इसमें स्टेबिलिटी, स्थायित्व के 2 कारण दिए एनसीईआरटी ने। पहला कारण है एक बेस पेयर और दूसरा बेस पेयर। एक बेस पेयर का दूसरे बेस पेयर के बिल्कुल ऊपर, एक के ऊपर एक होना, एक दूसरे के पैरेलल होना, ये कह सकते हैं थप्पियों के रूप में होना, स्टैक्स के फॉर्म में होना, ये डीएनए को अधिक स्थायी बनाता है। दूसरा बेस पेयरिंग का होना। तो 2 बातें ध्यान रखने, एक तो एक बेस पेयर का दूसरे बेस पेयर के ठीक ऊपर होना, और दूसरा जो नाइट्रोजन बेस है, नाइट्रोजन क्षारक है, उनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना। ये 2 ऐसे कारण हैं जो कि डीएनए को स्टेबल बनाते हैं, स्थायी बना देते हैं। अच्छा, लास्ट अगर कहें, वाटसन ने ट्रिक का ये माना है कि डीएनए का जो एक मॉलिक्यूल है उसमें एक हेलिक्स, ध्यान रखिएगा, एक हेलिक्स यानी यहां से लेकर अगर मैं कह रहा हूं यहां तक, एक पूरे हेलिक्स की जो लंबाई जो होती है 3.4 nm होती है। कितनी? 3.4 nm। अगर एंगस्ट्रॉम में अगर कहें तो 34 एंगस्ट्रॉम होगी, 34 एंगस्ट्रॉम होगी। एक पूरा का पूरा हेलिक्स जो होता है उसके अंदर अगर बेस पेयर अगर काउंट करें तो टोटल 10 बेस पेयर्स होते हैं। कितने? टोटल 10 बेस पेयर होती है। और ये डीएनए की जो विड्थ अगर बात करें, इस हेलिक्स के विड्थ की, मोटाई की अगर बात करें तो वो होता है 2 nm। और साथ में लास्ट अगर कहूंगा, डीएनए के अंदर अगर 2 बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस अगर निकाली जाए तो टोटल यहाँ से यहाँ तक एक हेलिक्स की लंबाई अगर 3.4 nm है और यहाँ 3.4 nm में अगर 10 बेस पेयर है, 10 बेस पेयर का मतलब 20 न्यूक्लियोटाइड, इस बात को भी ध्यान रखना है। तो जो 10 बेस पेयर है उनमें 2 बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस कितनी निकलेगी? 0.34 nm होगी। ठीक है। तो ये बेटा डीएनए की जो स्ट्रक्चर है उसका डबल हेलिक्स मॉडल है जो कि वाटसन और क्रिक ने दिया था, और ये बी डीएनए के लिए दिया गया था, जो सबसे ज्यादा माना जाने वाला मॉडल है डीएनए की स्ट्रक्चर को समझाने के लिए। बच्चों, अब अगला प्रश्न हमारे सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ द बी डीएनए।
यानी जो वाटसन और क्रिक ने जो बी डीएनए के लिए जो डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, द्विकुंडलिनी मॉडल जो दिया था, उसके लिए कौन सा गलत होगा? पहला है द चेन आर कॉइल्ड इन द राइट हैंडेड मैनर, यानी जो दोनों जो श्रृंखलाएं हैं दक्षिणावर्त रूप से कुंडलित होती हैं। बेटा ये बिल्कुल सही है, क्योंकि बी डीएनए में जो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं जो होती हैं, दोनों जो चेन होती हैं, वो एक दूसरे के साथ में दक्षिणावर्त रूप से यानी राइट हैंडेड मैनर के अंदर, राइट हैंडेड फैशन के अंदर कॉइल्ड रहती हैं। दूसरा, द पीच ऑफ द हेलिक्स इज 3.4 nm, प्रत्येक कुंडलन की जो पीच यानी जो लंबाई जो होती है 3.4 nm यानी 34 एंगस्ट्रॉम होती है, ये बिल्कुल सही है। देयर आर रफली 10 बेस पेयर इन द ईच टर्न, प्रत्येक जो टर्न जो होता है उसके अंदर 10 बेस पेयर पाए जाते हैं, 10 बेस पेयर, 10 जोड़ी, ठीक है, क्षारक युग्म पाए जाते हैं। टोटल 20 न्यूक्लियोटाइड कह सकते हैं एक तरीके से, 10 बेस पेयर के हिसाब से बोला गया, ठीक है। तो प्रत्येक घुमाव में लगभग 10 बेस पेयर पाए जाते हैं, सही है, ये बिल्कुल सही है। बोथ स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल एंड द आइडेंटिकल टू द ईच अदर, दोनों जो रज्जु प्रति समानांतर, ये तो सही है, प्रति समानांतर होते हैं क्योंकि ध्रुवता पाई जाती है दोनों जो सूत्र हैं उनके बीच में। एक जो स्ट्रैंड है यानी एक जो सूत्र है उसकी डायरेक्शन 5 प्राइम से 3 प्राइम बताई थी आपको, दूसरे की 3 प्राइम से 5 प्राइम, लेकिन आइडेंटिकल टू द ईच अदर ये गलत है, ये एक दूसरे के समान नहीं होते, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं यानी पूरक होते हैं। क्योंकि एक जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में अगर एक तरफ नाइट्रोजन बेस में अगर प्यूरिन नाइट्रोजन बेस में अगर एडेनिन है तो उसके सामने पैरामिडिन में क्या होगा, थाइमिन होगा। अगर इधर ग्वानिन है तो दूसरी तरफ क्या होगा, साइटोसिन होगा। तो बेटा ये फोर्थ स्टेटमेंट जो है ना वो गलत है कि बोथ स्टैंडर्ड एंटी पैरेलल, ये तो सही मान सकते हैं लेकिन आइडेंटिकल नहीं होते, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो ये इसका आंसर जो होगा वो होगा क्या बेटा, फोर्थ होगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, आइडेंटिफाई ए एंड बी इन द गिवन फिगर ऑफ द सेंट्रल डोग्मा, सेंट्रल डोग्मा में दिए गए चित्र में ए तथा बी की पहचान कीजिए। बेटा जो क्रिक नाम के जो वैज्ञानिक हैं फ्रांसिस क्रिक, उन्होंने 1958 के अंदर एक सिद्धांत दिया था कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होती हैं उनका जो फ्लो जो होता है, प्रवाह जो होता है, वो डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन की दिशा में होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। पहले डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए में भी अगर मैं कहूंगा तो एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, क्योंकि डीएनए की इंफॉर्मेशंस की कॉपी होती है एमआरएनए में, जिसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और जब एमआरएनए बन जाता है तो न्यूक्लियस से बाहर राइबोसोम पर जाता है, जहां पर टीआरएनए और आरआरएनए मिलते हैं और वो मिलकर उसका ट्रांसलेशन यानी अनुवादन यानी स्थानांतरण करते हैं, यानी उसकी इंफॉर्मेशंस के अकॉर्डिंग प्रोटीन को बनाया जाता है। तो यहाँ पर अगर इसको कहा जाए सेंट्रल डोग्मा थ्योरी में, डीएनए से तो एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन, तो यहाँ पर ए जो है वो तो एमआरएनए को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए, हालांकि हर प्रकार के आरएनए बनते हैं लेकिन यहाँ पर अगर इंफॉर्मेशन के हिसाब से सोचा जाए तो एमआरएनए, ठीक है, और एमआरएनए से फिर प्रोटीन बनता है जिसको ट्रांसलेशन कहते हैं। तो ए जो है वो प्रदर्शित करता है किसको, एमआरएनए को, तो ए तो एमआरएनए है और बी जो है यहाँ पर है प्रोटीन, तो इसका आंसर जो होगा बेटा होगा क्या, फर्स्ट। तो सेंट्रल डोग्मा के अनुसार अगर कहा जाए तो डीएनए से बनता है एमआरएनए जिसको हम क्या कहते हैं, अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से प्रोटीन बनता है जिसको अनुवादन या स्थानांतरण कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। बेटा अभी हमने जो सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत पढ़ा जो कि फ्रांसिस क्रिक ने दिया था 1958 में, उसमें हमने क्या बात की थी कि डीएनए से आरएनए बनता है। तो बेटा डीएनए से आरएनए बनने में जो एंजाइम काम में आता है, याद कीजिएगा, फिर से देखते हैं एक बार उससे पहले वाले प्रश्न में। डीएनए से जब आरएनए बनता है यानी ट्रांसक्रिप्शन होता है तो वहां पर एंजाइम काम में आता है आरएनए पॉलीमरेज, और वो आरएनए पॉलीमरेज डीएनए से आरएनए बना रहा है। तो ऐसे में आरएनए पॉलीमरेज जो यहाँ पर काम में आ रहा है वो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, डीएनए पर निर्भर आरएनए पॉलीमरेज है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। लेकिन कुछ वायरस होते हैं जिनमें क्या होता है, उल्टा काम होता है।
उनमें आरएनए से डीएनए बनाया जाता है। उल्टा काम, यहाँ तो डीएनए से आरएनए बन रहा है, लेकिन वहां आरएनए से डीएनए बनाया जाता है, जिसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, व्युत्क्रम अनुलेखन कहते हैं, जिसको टेमिन एंड बाल्टीमोर ने डिस्कवर किया था। उल्टा काम है, टेमिनिज्म भी कहा जाता है। और उसमें आरएनए से जब डीएनए बनता है तो एक एंजाइम काम में आता है जिसका नाम होता है, ध्यान रखिएगा, आरएनए से डीएनए बन रहा है तो टेम्पलेट तो काम कौन कर रहा है, टेम्पलेट का काम कौन कर रहा है, आरएनए कर रहा है, और उससे डीएनए बन रहा है। तो एंजाइम तो बन गया डीएनए पॉलीमरेज, एंजाइम तो हो गया डीएनए पॉलीमरेज, लेकिन टेम्पलेट क्या है, आरएनए। तो हम उसको कह सकते हैं आरएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज, यानी आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो यहाँ पर आंसर जो होगा हमारे पास में वो होगा फोर्थ होगा, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, जिसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो आरएनए से डीएनए बनाने का काम करता है। लेकिन ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो होता है, जो कि रिवर्स सेंट्रल डोग्मा के नाम से जो क्रियाविधि है, मैकेनिज्म में काम में आता है, क्योंकि आरएनए से डीएनए बनाया जा रहा है। ये कुछ वायरस के अंदर पाया जाता है जिनको रेट्रोवायरस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेट्रोवायरस। और उन रेट्रोवायरस में जैसे आपने कई नाम सुने, आरएनए वायरस में जैसे एचआईवी है, क्यूबी बैक्टीरियोफेज है, उनके अंदर आपको ये देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आज की जो हमारी जो यानी क्वेश्चन बेस्ड जो लर्निंग जो है बेटा, वो समाप्त होती है। इसी से संबंधित, इसी टॉपिक से संबंधित जो प्रश्न जो बाकी बच रहे हैं उनको हम अगली जो भी क्लास होगी, रिकॉर्डिंग जो होगी, उसमें चेक करेंगे बेटा।